नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज भाग हम 2 करने जा रहे हैं संधिवात रोग का। कल हमने पढ़ा भाग 1 जिसके अंदर हमने संधिवात रोग के कारण जाने, उसके क्या क्या प्रकार हैं वो हमने समझे। आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में आधुनिक उपचार और यौगिक उपचार, कैसे इसमें दोनों में अंतर है और आहार हमें इसमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या निषिद्ध आहार है, वो हम इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज देखते हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो है संधिवात रोग के विषय में क्या बोलती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान गठिया रोग दर्द को, ये गठिया रोग जो है दर्द को राहत दे सका है, परंतु इसके वास्तविक कारणों का पता नहीं लगा पाया है। ये सबसे बड़ी विडंबना यही है। हाँ, इसको वो राहत तो दे चुका है, पर इसका जड़ों से इसका रोग को कैसे ख़त्म किया जा सके वो अभी तक पूर्णतः अभी तक हमारे सामने चिकित्सा नहीं आई है, इसको नहीं बता पाया है। और इसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति का जो एक पैटर्न है, किस तरह से वो इसमें स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रही है, वो आप देखिए। वो सबसे पहले आधुनिक उपचार का प्रारंभ कैसे होता है, देखिए। सबसे पहले आता है, वो आप जाओगे पहले स्टेप के अंदर, वो जाके आपको एस्प्रिन वर्ग की कुछ दवाइयाँ हैं वो आपको देते हैं। तो वो आपके दर्द को या स्वेलिंग आ रही है किसी भी जॉइंट में कहीं भी, तो उसको वो ठीक करता है। और आप बार बार उसके पास जा रहे हैं, बहुत समय निकलने के बाद वो औषधि धीरे धीरे वो अपना प्रभाव छोड़ देती है, वो आपके असर नहीं कर रही, पर उसका एक साइड इफ़ेक्ट बॉडी में शुरू हो जाता है। जैसे आपके पेट में, आपका लीवर में गुर्दों की खराबी होना, यानी आपका डाइजेशन आपका कुछ बिगड़ने लगता है, आपके गुर्दों में कुछ और साइड इफ़ेक्ट बढ़ने लगते हैं। फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ अलग समस्या लेकर के कि ये मेरा ये और समस्याएं बन चुकी हैं, तो वो आपको दूसरा एक दवाई देता है, उसका नाम है इंथोमेथासिन यानी फिनाइल, ये ब्यूटाजोन नाम का एक औषधि है। इस साल्ट से युक्त वो आपको औषधि देने शुरू करता है। लंबे समय के बाद वो भी आपका प्रभाव अपना छोड़ देती है, उसका भी एक प्रभाव ख़त्म होता है, उसका भी साइड इफ़ेक्ट होने शुरू होते हैं। जब फिर तीसरे स्टेप में जाते हैं, कार्टियोस्टेरॉइड जो एक ये हार्मोन है, ये एड्रिनल जो ग्रंथि हमारी बाह्य कोशिका द्वारा अंतस्रावित होता है ये, तो ये एक स्टीरॉयड हार्मोन वो दे रहे हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तीव्रता से तेज़ी से बढ़ता है और आपको शायद पता न चले, इसलिए। पर इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, यानी एसिडिटी, आपका अम्लपित्त इतना बढ़ने लगता है इसके सेवन से। और फिर रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली क्षमता है उसमें आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। और अधिविक ग्रंथि जो होती है आपकी, यानी किडनी जो ग्रंथियां हैं एड्रिनल ग्लैंड की, वो सिकुड़न होने लगता है, उसमें वो सूखने लगती है और शरीर की चर्बी विकृत रूप से बढ़ने लगती है, बहुत एक तेज़ी से बॉडी का फैट लूज हो जाता है। और हाई बीपी और डायबिटीज़ और हड्डियां कमज़ोर होने लगती है यदि आप स्टीरॉयड हार्मोन रेगुलर आप इसका सेवन कर रहे हैं। तब ये स्थिति तीसरे स्टेप में बढ़ने के बाद तो आप जाते हैं फिर आगे दोबारा से डॉक्टर के पास कि मेरा ये पाँव के घुटने हैं, ये जोड़ों में जो भी दर्द है आप लेकर गए थे प्रारंभ में संधिवात रोग के लिए, तो वो ठीक नहीं हो रहा। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि अंतिम में आपको अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, यानी आपकी शल्य क्रिया होगी। और कृत्रिम को धातु का जोड़ है, यानी वो कृत्रिम जोड़ जो होता है वो स्टील से मिलती जुलती एक धातु से निर्मित होता है, वो आपके घुटनों में ट्रांसप्लांट किया जाएगा और जिससे आप चल सकते हैं। फिर वही भी ध्यान रखना है, काफ़ी सालों के बाद वह जो परिवर्तन जो की आवश्यकता होती है उसको भी हम चेंज करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो आपका परमानेंटली स्थिर हो गया, उसको भी हमें बदलना पड़ेगा। और ये शल्य जो ऑपरेशन जो पद्धति है, ये बहुत एक पेनफुल प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी दर्द रहता है और काफ़ी खर्चीली भी होती है। यानी ये पूरा प्रोसेस अभी जो मॉडर्न साइंस यानी मॉडर्न मेडिकल जो ट्रीटमेंट जो दे रही है उसका ये प्रक्रिया है। किस तरह से जैसे डॉक्टर के पास जो पेशेंट गया और क्रम से क्रम टू क्रम उसको कैसे कैसे आगे आगे उसको बढ़ते बढ़ते अंतिम क्या स्टेज आ गई ऑपरेशन की। इस जर्नी के अंदर मान लीजिए वो आपको 40 साल की उम्र में या 45 साल की उम्र में गया, तो इस प्रोसेसिंग में चलते चलते वो 20 साल तक दवाइयाँ लेता रहेगा। अंतिम 70-75 की उम्र में जाके वो अपना ट्रांसप्लांट करा लेगा, अपने नी रिप्लेसमेंट करा लेगा और फिर 10 साल के बाद वो मर जाएगा। अब उनसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपका इलाज कैसे हुआ,
आपको कितना सर्टिफिकेशन मिला कि नहीं मिला, वो कोई बात ही नहीं है। अब दूसरा इसके विपरीत हमारी जो चिकित्सा पद्धति है संधिवात के लिए, वो योगिक चिकित्सा पद्धति के आधार पर आप देखिए। योगिक जो चिकित्सा पद्धति के अंदर हम सबसे पहले आपको आसनों के अभ्यास के लिए हम प्रेरित करते हैं। आसन जो है गठिया के बचाव के लिए आसन जो मुख्यतः हैं, उसमें हम देखते हैं जोड़ों की भली भांति मालिश करना, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको हम भली अच्छे से मालिश कराते हैं। और हाथ पैर जो ठंडे पानी में, हाथ पैरों को क्या करते हैं ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में नमक घोलकर उसमें डुबोकर रखना चाहिए। और रक्त संचार में जिसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लगता है, ये हमारी एक नेचुरोपैथी पद्धति है जिसके माध्यम से आपके सर्कुलेशन एक सही वे में, एक नेचुरल ट्रीटमेंट के माध्यम से वो ठीक होने लगता है। दूसरा हम एक इसमें लेते हैं आसनों के अंदर लचीलापन आने के बाद, जैसे आप योगी कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, उसमें शशांक आसन जो आपके सामने इस बच्चे ने किया है, फिर आपका कोई मार्जारी आसन है, भुजंग आसन है, ये देखिए आप नीचे ऊपर का भुजंग आसन, नीचे शशांक आसन जो है, आकर्ण धनुरासन है। इस तरह से कुछ सामान्य आसनों के अभ्यास से भी शरीर में लचीलापन ला सकते हैं। और भोजना के तुरंत बाद हम वज्रासन में बैठ सकते हैं ताकि आपके सर्कुलेशन, पेट का डाइजेशन बिल्कुल सही हो। और प्रारंभ में तकिए का सहारा लेकर भी हम इसको कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी होने लगे, तीसरे स्टेप में आप सूर्य नमस्कार का भी 6-15 बार, जो भी 12 बार आप अभ्यास इसको नियमित कर सकते हैं। ये हमारे आसनों का एक क्रम रहता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि पहले आप बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रहे, तो आपको ठंडे गर्म पानी में नमक के साथ आपको एक सेक दिया। और जब आपका बॉडी ठीक होने लगा तो आपको सूक्ष्म व्यायाम, बॉडी को हिलना डुलना और हल्के फुल्के आपको आसन करवाए। फिर आपका बॉडी और तंदुरुस्त हुआ तो आपको क्या करवाया गया, सूर्य नमस्कार। तो यानी ये हमारा प्रोसेस कैसे अंधेरे से उसको निकाल करके रोगी को बाहर लेके आया गया है। तो ये हमारी एक पद्धति है। दूसरा, हठ क्रियाएँ जो हैं कुछ, इसमें हठ क्रियाओं के अंदर आप देखते हैं षट क्रियाएँ होती हैं। उसमें से यहाँ मैंने एक तो ये बस्ती दिखाया गया है, कैसे आपके गुदा मार्ग से एक एनिमा लगा करके पानी और उससे स्वच्छता की जाती है इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का। और दूसरा है कि ये आपका जलनेति है। जलनेति भी इसलिए करवाया जाता है कि हमारा, बताया था आपको पिछली वीडियो में, ये एक मानसिक आघात यानी विपरीत मानसिक मनोकुंठा का रोग भी बन जाता है, इसलिए मस्तिष्क को एक आराम देने की प्रक्रिया है। और आपका इससे आप मन शांत होता है। और ये दूसरा आपका सबसे बड़ा वात रोग का कारण होता है बड़ी आंत, और उसकी सफाई जब होती है तो वो भी ठीक होता है। इस तरह से कुंजल प्रक्रिया है, एसिडिटी आपको बाहर निकालना होता है। आपका कोई भी कफ है, आपका तेजाब पेट में बन रहा है, तो हम कुंजल के माध्यम से उसको बाहर फेंकते हैं। यानी आपका एक बिल्कुल इनर जो क्लीनिंग आपकी हो रही है, ये इस हठ क्रियाओं के माध्यम से होती है। और इसके जो प्रभाव आपको मिलते हैं, कब्ज दूर कर रक्त में और जोड़ों में एवं अन्य ऊतकों में एकत्रित जो भी अमल होता है, यानी एसिड यूरिक जो वहाँ जमा हो गया है, अन्य विषैले पदार्थों को निष्कासित करने में सहायता करता है। तो ये कब्ज रहते गठिया पूर्ण ठीक नहीं हो सकता, इसलिए ये एनिमा जो बस्ती प्रक्रिया, ये संघ प्रक्षालन प्रक्रिया जो दिखाई जा रही है, इसके माध्यम से हम कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को हम दूर करते हैं। और ये ऊपर का मस्तिष्क की शांति के लिए नेति का अभ्यास है। अगला जो है प्राणायाम। प्राणायाम में उदर श्वसन है, आपकी पेट की एब्डोमिनल ब्रीदिंग है कुछ, फिर नाड़ी शोधन है, भस्त्रिका प्राणायाम हमें कराया जाता है। हाँ, कपालभाति या मना है कि वो थोड़ा सा आपके वात को और तीव्र करता है, भस्त्रिका भी मंद गति से करवाया जाता है। तो इस तरह से इसके प्रभाव आपकी प्राण शक्ति को वृद्धि करते हैं, आपकी पाचन शक्ति में तीव्रता आती है। वहाँ आप दवाई खा करके लीवर डैमेज हो रहा था, पाचन बिगड़ रहा था, पर यहाँ हमारा पाचन मजबूत हो रहा है। और आपकी जीवनी शक्ति जो वाइटल फोर्स है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ में आ रहा है, बढ़ रहा है उसकी शक्ति। और रक्त संचार जो है आपका, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होने लगता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कितना सही तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। अगला है ध्यान। ध्यान की अवस्था में हमारा मानसिक और भावनात्मक तनाव जो होता है वो उससे हम मुक्त होने लगते हैं।
हम फिजिकल तनाव से अब तो आसन और प्राणायाम के माध्यम से हमने फिजिकल को दूर किया, पर ध्यान जो आपके मन स्थल पर कार्य कर रहा है, जिससे हम मन का भी जो भावों के जो आपके आवेग आ रहे हैं, आपके थॉट्स जो आते हैं अच्छे बुरे, तो उन पर भी हम अपना रिलैक्स करते हैं, उनको भी हम उसको मुक्त करने की कोशिश कराते हैं। पॉजिटिविटी आती है और विचार विकसित होने लगते हैं आपके पॉजिटिव, और दृष्टा भाव यानी आपका एक नज़रिया है देखने का, वो बदल जाता है, और उस नज़रिए से आपका जैसे भी आप श्वास प्रश्वास और आपका जो भी कार्य पद्धति है, दिनचर्या है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आता है। ये सारा का सारा प्रभाव इस ध्यान पद्धति से होता है। और अगला जो है कि खाने योग्य आहार हमें क्या खाएं, क्योंकि ये सब बातें तो हम करें या न करें, पर आपका खाएं और न खाएं इन दोनों का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये नियमित हमारे जीवन में चलता रहता है। ध्यान कभी आपका छूट सकता है, आसन छूट सकते हैं, पर खाना और नहीं खाना, ये बहुत विशेष ध्यान रखना है। जो हम खाने योग्य जो आहार हैं इसमें वो ये है कि उबले हुए कोई भी हल्के दाने हैं या अनाज हैं, यानी उबले हुए वो आपने इसमें खाने हैं। चावल हो सकता है, बाजरा है, जौ है, गेहूं है, चपाती आदि जो भी हैं, पर आपको बॉयल करके खाना है, ज़्यादा उसको सेकना नहीं है, तलना भूनना नहीं है, यानी अग्नि के संपर्क में ज़्यादा उसको आने नहीं देना है। अब अगला है कि हल्की या सुपाच्य दालें कोई भी हो सकती हैं हल्की, यानी उसमें मूंग सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और प्रोटीन पूर्ण भी है, हल्का फुल्का इसमें प्रोटीन सब मात्रा में है, और हमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना, और हल्की और सुपाच्य है। और मूंग का तो स्वभाव ही है कि वो छिलके साथ खाएं उसमें, जिससे आपका वजन भी कम होता है। अगला है कि उबली या पकाई हुई हरी सब्जियां, प्याज उसमें नहीं हो, और ऐसा आप भोजन ग्रहण करें। सभी जो फल हैं वो खा सकते हैं, पर केले को छोड़ करके आप सभी फल खाइए। शक्कर के स्थान पर आप मधु है यानी शहद है या मिश्री का प्रयोग आप कर सकते हैं। गिरीदार कोई भी फल हैं, सूखे मेवे कम मात्रा में हमें लेने हैं। इस तरह से आप इन सब बातों का ध्यान रखें, और साथ ही साथ में जो नमक है, चाहे आपका चीनी है, मैदा है, इन तीनों का भी सेवन बहुत कम मात्रा में करना है। अगला है न खाने योग्य आहार। ये तो हमने खाने योग्य आहार बताएं आपको, ये खाने हैं सब सब्जियां वगैरह। अब क्या नहीं खाना, अब दूध या दूध से बने कोई भी पदार्थ आपको ज़्यादा नहीं खाने, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा रहती है। आप सोचें कि कैल्शियम की कमी है ज़्यादा दूध पिए, ऐसा नहीं है कि आपको कैल्शियम ही चाहिए तो हरी सब्जियां खाइए, जो अभी बताया ऊपर के वो सब उबला हुआ आपको अन्न ग्रहण करना है, नहीं कि आपको ज़्यादा दूध पीना है। तो प्रोटीन बढ़ेगा तो आपका यूरिक और फिर आपके जॉइंट्स पेन जल्दी ठीक नहीं होने पाएंगे। अगला है डिब्बे या बंद आग प्राकृतिक, जो भी हम एक मार्केट में जो लेते हैं उनसे भी हमें बचना है। और मांस मछली अंडा यानी नॉनवेज तो खाना ही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन भरपूर होता है इनके अंदर। और खाने में चिक्कू है, केला, पका पपीता है, और या परवल है, कद्दू है, टिंडा, टमाटर, लहसुन, प्याज, मूली, अदरक है, गाजर, खट्टा फल है, या बिल्कुल नहीं लेने। ये सब कुछ आपने इनसे परहेज करना है। और जो उड़द चना दाल है, मसूर की दाल है, राजमा, खट्टे खाद्य या कदीमा, कच्चू, बैंगन, गोभी इत्यादि, ये सब वायु कारक प्रधान ये फल सब्जियां हैं, इसलिए इनको मना किया गया है। और इनसे जो अतिरिक्त जो भी फल सब्जियां रहती हैं उनको आपको ग्रहण करें। बड़ा बड़ा नियम रखिए कि अग्नि के संपर्क में ना आए, ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना है। ज़्यादा तला भुना बार बार पकाया हुआ डब्बे में बंद हमें भोजन नहीं लेना। फ्रिज से जो भी संबंधित सामान है, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा कोई भी ग्रहण नहीं करना। भोजन से पहले पानी पीने का जो सब इनका ध्यान रखिए, तो निश्चित रूप से आपको ये लाभ मिलेगा। और खाने का समय, खाने का सोने का समय तो एक नियमित रखिए। सूर्य उदय से पहले भोजन ज़्यादा नहीं ग्रहण, सूर्योदय के तुरंत बाद भोजन ग्रहण करें, लंबा नहीं टाइम जाए। और सूर्यास्त के बाद ज़्यादा लेट भोजन ग्रहण नहीं करें, पहले करें तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से यदि आप इन ये यौगिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से निकल सकते हैं, पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। और यदि आपको ये विश्वास है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति से हम ठीक हो सकते हैं, तो अंतिम आपको ऑपरेशन के लिए रेडी रहना। उसका कोई पूर्ण अभी तक इलाज नहीं है, और
हो तो आप मुझे भी बताइएगा कोई ऐसा इलाज है जिससे दवाइयों के साथ साथ वो बिल्कुल ठीक हो गया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ हो। तो इसके लिए आज इतना ही, और कल से हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे। इनके सब बीमारियों पे कौन कौन से आसन कुछ करने हैं वो आपको हम करके दिखाएंगे। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।